हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक क्या क्या है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी और इसके अलावा अब तक जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो भारत की बनाई हुई ट्रेन है, तो कहाँ से कहाँ तक चल रही है और आगे भी क्या प्लान है, इसके बारे में बात करेंगे। 37th नेशनल गेम्स जो कि 2023 में होने वाला है, उसकी मेज़बानी किस स्टेट को मिली है, उस बारे में बात होगी। प्राइम मिनिस्टर ने महाकालेश्वर कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, इसके बारे में चर्चा होगी। स्पेस क्राफ्ट ने चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया, तो कौन सा है ये, डिटेल बात होगी। चुनाव आयोग ने यानी इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को क्या नाम दिया है नया, और शिंदे गुट को भी क्या नाम दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। चुनाव चिन्ह क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। तो दोस्तों शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। और भी कई क्वेश्चन है, यानी कुछ दिवस हैं वगैरह वगैरह, और भी कुछ टॉपिक है, सब पर बात होगी। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कब दिखाई? तो 13 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी ट्रेन? तो आंसर होगा ऊना से दिल्ली, या कह सकते हैं आप नई दिल्ली से ऊना। ऊना कहाँ पर है? तो ऊना है हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। ये ऊना देश में और भी कुछ जगहों पर है, जैसे महाराष्ट्र में भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ऊना हिमाचल प्रदेश वाला है और वहाँ से नई दिल्ली तक जाइए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पे थे। कब? 13 अक्टूबर को। तो उन्होंने 4th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वीडियो भी आप देख रहे हैं हरी झंडी दिखाते हुए। और ये जो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। डिज़ाइन और निर्माण पूरी तरह से इंडिया में हुआ है। मेक इन इंडिया पहल के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई में, उसने ये डिजाइन और निर्माण दोनों का काम किया। ठीक है, कौन सा? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहली ट्रेन की लागत तकरीबन 100 करोड़ रुपए आई थी। हालांकि कई ट्रेनें बन रही हैं तो लागत कम आएगी, धीरे धीरे ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो अब तक लॉन्च हो चुकी है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी ट्रेन है? तो देखिए, फर्स्ट ट्रेन ये लॉन्च हुई थी कब? तो 3 अक्टूबर 2019 को, ये न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने ही इसे हरी झंडी दिखाई थी, और ये नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा, ठीक है, जम्मू तक। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 30 सितंबर 2022 को, ये मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर तक ये जा रही। गांधीनगर यानी गुजरात की राजधानी। और 4th ये अभी 13 अक्टूबर को हुआ है, नई दिल्ली से ऊना, या कहें ऊना से नई दिल्ली। ऊना ये हिमाचल प्रदेश में है। और 5वीं अभी लॉन्च होने वाली है, तो वो ट्रेन चलेगी कहाँ से कहाँ तक? न्यू दिल्ली से लेकर और चंडीगढ़ तक चलेगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो 4 अभी तक लॉन्च हो चुकी है और जल्द ही 5वीं लॉन्च होने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर आ रहे हैं। ओके, और इसकी स्पीड क्या है? महत्वपूर्ण बात ये भी है। तो स्पीड इसकी 130 किलोमीटर पर आवर है, वर्तमान सर्विस स्पीड की बात करेंगे तो। ठीक है, और कमर्शियल रन के लिए सर्टिफाइड है ये। अगर ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर परमिट करे तो 160 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि अगर इस ट्रेन को ऐसे ट्रैक पर चलना है जो कि सर्टिफाइड है कि वो सेमी हाई स्पीड की दौड़ सकती है, यानी 160 किलोमीटर तक चल सकती है पर आवर की स्पीड से, तो वहाँ पर कॉमर्शियल रन इसका कराया जा सकता है। ओके, और टेस्टेड स्पीड क्या है? मतलब ये हाईएस्ट स्पीड इसने अब तक की क्या ली है? तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसने अचीव की हुई है, टेस्ट किया जा चुका है। ओके, तो महत्वपूर्ण बात यह है। वैसे ये ट्रेन 130 किलोमीटर पर आवर वर्तमान सर्विस स्पीड है, और आने वाले वक्त में ये धीरे धीरे बढ़ जाएगी। और हाँ, जहाँ पर ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, यानी ट्रैक 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लायक है, जहाँ पर टर्न नहीं है। ओके, ट्रैक का मतलब कि जहाँ पर टर्न नहीं है, मतलब इतनी स्पीड से टर्न नहीं हो सकती बहुत सारी जगहों पर,
कई जगह स्पीड लिमिट भी होती है, क्योंकि अगर कोई ब्रिज है तो वहाँ पर उसे पुराना ब्रिज है यानी नया ब्रिज नहीं, तो फिर क्या होता है पुराने ब्रिज को मेंटेन रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के चक्कर में स्पीड को धीमा करना पड़ता है, तो कॉशन होता है कि इस जगह पर स्पीड इतनी रखनी होगी। तो ऐसे में अभी देश भर में आधारभूत संरचना है ट्रैक का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो उस लायक हो, तो धीरे धीरे सरकार की कोशिश है, रेलवे की कोशिश है कि ट्रैक जो भी हैं उसको और बेहतर कर दिया जाए कि वो 160 के स्पीड को अचीव कर ले ट्रेन। ठीक है, वैसे भविष्य में ये 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। महत्वपूर्ण बात। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में पहुंचे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को, और उन्होंने ये हरी झंडी दिखाई है। वीडियो भी देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजधानी क्या है? शिमला ग्रीष्मकालीन है और धर्मशाला शीतकालीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य है? आंसर होगा गोवा। ठीक है, तो अगला जो नेशनल गेम्स होने वाला है उसकी मेजबानी का काम गोवा को मिल गया है, और न्यूज़ क्लिपिंग भी देख रहे हैं द हिंदू का स्टार स्पोर्ट्स है उसके मुताबिक। तो भारतीय ओलंपिक संघ उसने ये फैसला अभी हाल ही में कर लिया है। और अगर सवाल होगा कि 36वां राष्ट्रीय गेम्स यानी 2022 का वो कहाँ पर हुआ है, तो गुजरात में। ठीक है, और उससे पहले कब हुआ था? अगर 35वां हम बात करेंगे, 35वां नेशनल गेम्स, तो वो 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। अच्छा, नेशनल गेम्स जो 2022 का है उस पर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, वो आपको मैं आने वाले जो करंट अफेयर्स वीडियो हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेशनल गेम्स इंपॉर्टेंट बात ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर कॉरिडोर या कहें श्री महाकाल लोक, उसका उद्घाटन किस जिले में किया है? आंसर होगा उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में है महाकालेश्वर, वहाँ मंदिर है, तो वहीं पर उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में, और ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में ही स्थित किया गया है। और ये कॉरिडोर, इसकी लागत 350 करोड़ रुपए है। ठीक है, और कॉरिडोर का निर्माण महाकाल लोक परियोजना के फर्स्ट फेज के तहत किया गया, सेकेंड फेज अभी और होना है। तो इसमें यही है कि महाकाल महाराज मंदिर परिसर है, उसके जो परिसर है उसका और विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, उज्जैन जिले में महाकालेश्वर मंदिर, तो वहाँ पर मंदिर के आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण और भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने की पूरी योजना बनाई जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे मंदिरों में भीड़ बढ़ती जा रही है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। कंट्रोल करने का मतलब कि वहाँ लोग तो आएँ लेकिन वो सब सिस्टमेटिक ढंग से आए, किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये काम किया गया है, और अभी जो मंदिर परिसर था कुछ वक्त पहले, उसका 7 गुना इसका विस्तार किया जा रहा है धीरे धीरे। पूरे परियोजना की जो लागत है वो 850 करोड़ रुपए है, 850 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। महाकाल महाराज मंदिर, उसके तहत एक विजिटर प्लाजा है जिसमें प्रवेश द्वार हैं, उसका नाम अलग अलग है, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार कहते हैं, और 20,000 विजिटर्स यानी यात्री, तीर्थयात्री, वो सब वहाँ आ सकते हैं एक बार में। 9,000 मीटर का महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जो विजिटर प्लाजा को महाकाल मंदिर से जोड़ता है। ठीक है, इसमें शिव विवाह, त्रिपुरा सुरवध, शिव पुराण, शिव तांडव स्वरूप जैसे भगवान से संबंधित जो तमाम जो बातें हैं, कहानियां हैं, उन सब को दर्शाया गया है। वहाँ पर मूर्तियां हैं, कई सारी 93 मूर्तियां हैं। ठीक है, तो ये आगे भी और विस्तार होने वाला है, सेकेंड फेज का होने वाला है, उसमें 310 करोड़ रुपए से सेकेंड फेज का काम होगा। वहाँ पर कई सारे डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। ठीक है, तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, परिसर का विस्तार हुआ है, कॉरिडोर बना है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी का भोपाल। चीफ मिनिस्टर कौन है इस वक्त? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और महत्वपूर्ण है। डेवलपिंग द स्पेस इकोसिस्टम इन इंडिया फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। इस एक रिपोर्ट का नाम है, उसके अनुसार भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकॉनमी वो वर्ष 2025 तक बढ़कर कितना होने की उम्मीद है। आंसर होगा $13 बिलियन, यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा ज़्यादा होता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, द हिंदू ने काफ़ी प्रमुखता से इसे प्रकाशित किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो स्पेस इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और रिपोर्ट को किस किस ने तैयार किया? द अंसर्ट एंड यंग यानी EY और इंडियन स्पेस एसोसिएशन, उसने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 2000 यानी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकॉनमी जो है वो वर्ष 2020 में $9.6 अरब थी, और अब 2025 की बात कर रहे हैं तो वो $13 अरब यानी $13 बिलियन होने वाली है। इस रिपोर्ट में और क्या बातें हैं? तो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो, अगर हम बात करें 2020 में $2.1 बिलियन का था, तो 2025 में $3.2 बिलियन पहुंचने का अनुमान है। मतलब ये है कि आने वाले वक्त में बहुत तेज़ी से अंतरिक्ष से संबंधित और सैटेलाइट से संबंधित बहुत सारे काम होंगे, लॉन्चिंग से संबंधित। तो ऐसे में स्पेस इंडस्ट्री में जो है एक अच्छा खासा बूम आने जा रहा है और बेहतर चीज़ें आने जो, क्योंकि हम लोग की जो भी टेक्नोलॉजी है वो हम धीरे धीरे अंतरिक्ष के जो विज्ञान है उससे हम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सब जो अंतरिक्ष से संबंधित जो चीज़ें हैं उसका बहुत तेज़ी से विस्तार होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है इंडियन स्पेस एसोसिएशन की और भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उन सब की। तो यहाँ इसरो की भी बात करना ज़रूरी है। इसरो के चीफ अभी कौन है? एस सोमनाथ, वो हैं इसरो के चेयरपर्सन चीफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है आप सबके तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। और अभी जो SSC की ओर से दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें ढेर सारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, और कमेंट्स इतने आ रहे हैं हम लोग पास, जो व्हाट्सएप जो हेल्पलाइन है उस पर बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन डेली आ रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और ये ले सकते हैं आप 1 ईयर के मेंबरशिप प्लान के तहत, और मात्र ₹150 तक है, दिवाली तक ये ऑफर चल रहा है 50% का। और इसके थ्रू आपको क्या क्या मिलता है? PDF तो मिलता ही अगले 1 साल तक के लिए। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेने और मॉक टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, जो तमाम एग्जामिनेशंस है उसमें काम आएगा आपको। और PDF कई तरीके के होते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और वो भी कई तरह के, उनमें जैसे 1 लाइनर हो गया, MCQ हो रहा है, और MCQ विद डिटेल्स हो गया, और बुक्स में छूट भी मिलती है। देखना जरूर, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं वो, और उसका एक वीडियो भी बना हुआ है कि कैसे ये मेंबरशिप ले सकते हैं आप, कैसे आप ऐप के थ्रू तमाम तैयारियां कर सकते हैं, PDF डाउनलोड और टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन रोड कांग्रेस के 81वां एनुअल सत्र का आयोजन किस शहर में हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है? तो आंसर होगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में ये आयोजन किया गया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ ये उद्घाटन किया। कब? 8 अक्टूबर को ये आयोजन किया गया है। 81वां यानी 81वां वार्षिक सत्र था इंडियन रोड कांग्रेस का। तो इस दौरान समारोह के दौरान नितिन गडकरी का कहना है कि 2024 तक उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 8,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। प्रोजेक्ट को, कई सारे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के लिए बन रहे हैं। ठीक है, और इंडियन रोड कांग्रेस इसमें मेनली जो है सड़कों के डिज़ाइन को लेकर चर्चाएं हुई हैं कि कैसे आधुनिकीकरण किया जाएगा, दुनिया में जो भी तकनीकें चल रही हैं वो सब सड़कों से संबंधित वो इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर सवाल होगा कि इंडियन रोड कांग्रेस क्या है? तो ये देश भर के
जो सड़क निर्माण से जुड़े हुए जो इंजीनियर हैं, संगठन हैं, उन सब की ये शीर्ष संस्था है, इन सब का एक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1934 में। भारतीय सड़कों के विकास को लेकर इसकी स्थापना की गई थी। लक्ष्य यही है कि सड़कों का बढ़िया से डेवलपमेंट किया जाए। तो ये कार्यक्रम लखनऊ में हुआ, उत्तर प्रदेश में। तो चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रादेशिक सेना का स्थापना दिवस, प्रादेशिक सेना को कहते हैं टेरिटोरियल आर्मी। तो ये राइजिंग डे ऑफ टेरिटोरियल आर्मी ये कब मनाया गया? आंसर होगा 9 अक्टूबर को आयोजित किया गया। और इस बार का ये था 73rd ये राइजिंग डे ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, ये आयोजित किया गया है 9 अक्टूबर को। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रीत मोहिंदर सिंह, तो उन्होंने शहीद जो वीर हैं उनको राष्ट्रीय योद्धा स्मारक पर वहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात ये टेरिटोरियल आर्मी है। इसमें जो नियुक्ति होती है वो एक तरह से रिजर्व आर्मी होती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो सेना के द्वारा कॉल किया जाता है। मतलब टेरिटोरियल आर्मी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको केवल ट्रेनिंग के दौरान की सैलरी मिलती है, उसके बाद की सैलरी नहीं मिलती है। मतलब आप एक रिज़र्व फोर्स होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड व्यक्ति होते हैं, जो टेरिटोरियल आर्मी का जो व्यक्ति हिस्सा होता है। और अगर युद्ध हुआ, अगर सेना को ऐसी ज़रूरत पड़ गई आपकी, अगर आप टेरिटोरियल आर्मी में हैं तो फिर तब कॉल किया जाता है, तब युद्ध में मदद के लिए आर्मी को मदद पहुंचाई जाती है टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है टेरिटोरियल आर्मी भारत की सुरक्षा को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली बार किस स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? आंसर होगा चंद्रयान 2। ठीक है, चंद्रयान 2 ने ये पता लगाया है कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर सोडियम है। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में कि चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर, यानी चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, देखिए उसका जो लैंडर था वो तो नष्ट हो गया था जब उसने लैंड किया था चंद्रयान 2 का लैंडर। और वो कब लैंड किया था चंद्रयान 2 का लैंडर? तो 7 सितंबर 2019 को। लेकिन हार्ड लैंडिंग हुई थी और क्रैश कर गया था लैंडर विक्रम। लेकिन उसका जो ऑर्बिटर है वो अभी भी जो चंद्रमा है उसका चक्कर लगा रहा है, और वो तरह तरह की नई नई खोजें करके हम लोगों को बता रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है? तो अभी पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम, कि उसने पता लगाया कि बहुत प्रचुर मात्रा में वहाँ पर सोडियम अवेलेबल है। और ये है जर्नल यानी रिसर्च पेपर, रिसर्च शोध पत्रिका कहिए इसको, उसी में ये पब्लिश हुए है ये न्यूज़, ये रिसर्च पूरा का पूरा पब्लिश हुआ है। इसका नाम क्या है? द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स। तो इसमें ये पब्लिश हुआ है, और रिसर्च का नाम आप देख रहे हैं, सोडियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मून, इस नाम से पब्लिश किया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है रिसर्च और अंतरिक्ष से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में उसके लिए। तो अब सवाल है कि रिसर्च में और क्या क्या है और इससे संबंधित। तो देखिए इसरो के जो बेंगलुरु में जो UR राव जो उपग्रह केंद्र है, उसी में एक क्लास का निर्माण किया गया। क्लास एक खास तरह का आप कहें तरीका कह सकते हैं उसको, और उसके जरिए ही चंद्रमा पर सोडियम के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए, और सोडियम अणुओं की परत वहाँ पर पाई गई है। ठीक है, एक इसरो के रिसर्च के वजह से एक ख़ास तरीका उसने बनाया इसरो ने, उसकी वजह से। तो अब यही फ़ायदा होगा कि अभी तक शुरुआत में हमने चांद पर सोडियम को ढूंढा है, अब इसी का तरीका का उपयोग करके हम सौर मंडल के जो अलग अलग ग्रह हैं, जैसे बुध है, ठीक है, और भी कई सारे प्लैनेट हो, वहाँ उसके लिए हम मॉडल विकसित कर सकते हैं। सोडियम जो है वो एक रासायनिक तत्व है जिसका साइन Na है। परमाणु क्रमांक क्या है? 11, ओके 11।
और चंद्रयान 2 के बारे में तो आपने जाना ही सब कुछ, ठीक है। अच्छा हाँ, चंद्रयान 2 ने इससे पहले, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसने इससे पहले चांद के लूनर एक्सोस्फेयर यानी जो सबसे बाहरी वायुमंडल है चांद का, उसमें नोबेल गैस ऑर्गन 40 का पता लगाया था। ये कब की बात है? मार्च की बात है, ये पता लगाया था ऑर्गन 40, ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। और अब सोडियम का पता लगा लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये भी। रूस ने किस सोशल मीडिया कंपनी को आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों की सूची में जोड़ा है? आंसर होगा मेटा। मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल जो कंपनी है वो। तो 11 अक्टूबर को रूसी सरकार ने एक लिस्ट जारी की, मतलब उसने अपनी लिस्ट बनाई हुई है, तो उसके आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों की लिस्ट में मेटा को भी शामिल कर दिया है। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मेटा को शामिल किया गया है रूस की लिस्ट में, ठीक है। और ये कहना है रूस का कि ये वहाँ पर चरमपंथी गतिविधियों को सपोर्ट कर रहा है और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी चल रही हैं जिससे चरमपंथी संगठनों को ये इफ़ेक्ट, उसको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, ओके। और इस पर मेटा ने क्या कहा है? मेटा ने कहा है कि रूस जो है वो जानबूझकर जो मेटा को वो टारगेट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूस की बात कर रहे थे, रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, ओके। और मेटा की भी बात कर लें, मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में। सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को आगामी चुनाव के लिए कौन सा नाम दिया है? इसमें से क्या आंसर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे राजनीतिक क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। आंसर होगा इसका शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। पहले ठाकरे गुट या ठाकरे खेमा कहा जा रहा था, लेकिन अब यही नाम होगा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, ठीक है। कई सारे विकल्प दिए गए थे, उनमें से ये नाम चुना शिवसेना ने और फिर चुनाव आयोग ने, भारत निर्वाचन आयोग ने उसने अप्रूव कर दिया। तो इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं कि चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को, यानी कौन सा उसका नाम है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उसे कौन सा चुनाव चिन्ह दिया है? तो आंसर होगा मशाल। मशाल चुनाव चिन्ह दिया गया है, ठीक है। कई सारे चुनाव आयोग को ऑप्शन दिए गए थे, त्रिशूल, उगता सूरज, मशाल, तो उसमें से ये मिला है, ठीक है, महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को आगामी चुनाव के लिए कौन सा नाम दिया है? शिंदे जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, एकनाथ शिंदे, उनको, उनके गुट को। तो आंसर होगा बाला साहेब बांची शिवसेना, ठीक है, बाला साहब बांची शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना, ये। तो दोनों गुटों को नाम दे दिया गया है। और आपको पता है कि शिंदे गुट जो है वो अलग होकर उसने और बीजेपी के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई और एकनाथ शिंदे अभी चीफ मिनिस्टर हैं। तब सवाल ये होगा कि ये जो बाला साहेब बंची शिवसेना है, या कहें शिंदे गुट की जो शिवसेना है, उसे कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? तो आंसर होगा तलवार और ढाल, ये मिला है, ठीक है। तो चुनाव आयोग ने ये दे दिया है, ये चुनाव चिन्ह। जो आगे आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं, कुछ उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, वहाँ पर उपचुनाव, यानी अगर किसी सीट पर किसी विधायक ने इस्तीफा दे दिया हो या उसकी डेथ हो गई हो, उसकी वजह से वो सीट खाली हो गई हो, तो वहाँ उपचुनाव होते हैं। तो उपचुनाव के लिए ये सब दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 2011 से ये दिवस मनाया जा रहा है, इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 अक्टूबर को। मानक दिवस यानी
स्टैंडर्ड रहे इसके लिए, ठीक है। उपभोक्ताओं के फायदे और नियामक और उद्योग के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस आयोजित किया जाता है। 1970 से ये दिवस मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और मेंबरशिप चेक कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को।